अहम दौरे की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। 19 फरवरी को गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा पीस बोर्ड इजलास की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 20 फरवरी को सदर ट्रंप से खुसूसी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, उर्दन, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया भी शामिल हैं। बहरीन, मराकश, हंगरी, कोसोवो, अजरबैजान, आर्मेनिया, बुल्गारिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक भी गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। टीम समा ढाका में मौजूद है। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान ढाका में नौजवानों के साथ मौजूद हैं। नौजवान इंतखाबात के जरिए बड़ी तब्दीली के लिए पुरज़्म है। मजीद जानते हैं सुमेरा खान से। जी सुमेरा खान। समा है इस वक्त बांग्लादेश में और हम आपके लिए ला रहे हैं लम्हा ब लम्हा यहाँ पर होने वाली इलेक्शन की कवरेज भी और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ भी। अभी मैं गुलशन 2 सर्कल में मौजूद हूँ। ये ढाका बांग्लादेश का एक पॉश एरिया माना जाता है मगर बहुत बिजी एरिया है। आप ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर रश आवर्स जो हैं स्कूल के और दफ्तर के औकात में तिल धरने को जगह नहीं मिलती। ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये यहाँ पे बिज़नेस और कमर्शियल एरिया के अंदर गर्दानी जाती हैं। मगर इस वक्त मुझे लकीली एक दोस्तों का ग्रुप मिला है यहाँ पर जो कि बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते भी हैं और अपने मुल्क के लिए इनके सोच और फ़िक्र का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है। उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैंने इनका नाम पूछा था, बड़ा प्यारा इनका नाम है, आयुन नाम है इनका। आयुन, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. How are you? I'm really good. How are you? I'm good too. I'll introduce your friends quickly and then I'll come back with question number 1 from you. So here we have, I forgot again. Sajjad. सज्जाद नाम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमारे भाइयों का होता है, तो ये आपका बांग्लादेश में भाई जो है वो आपको मिल गया। एंड नाउ वी हैव समरन, एम आई राइट? समरन, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, and at the end we have Labib. Labib, I'm right? Yes. सो फाइनली मुझे सबके नाम याद रहे, सिर्फ एक नाम भूला था, वो सज्जाद का भूला। हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा यही नाम याद रखने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी नाम है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आता है जब यूथ की बात होती है तो बांग्लादेश की आवाम ने भी और दुनिया ने देखा कि 2024 में बांग्लादेश की यूथ ने अपना नाम मनवाया। ये वो वक्त है जुलाई 2024 का जब पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरास की नज़रें बांग्लादेश पर थी। बांग्लादेश की यूथ ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और एक ऐसी उन्होंने शिकस्त फाश दी फैशिस्ट रजीम को जो कि बकौल इनके उन्होंने जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा था। इनसे क्विकली बातचीत करेंगे। इलेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। आयुन, फर्स्ट ऑफ ऑल, you are a student. Yep. And when I was speaking to you, you guys seem very informed on Bangladesh. So in such a young age, you are just kids, you know. So how you are able to think very deeply about Bangladesh? The thinking comes from a place where this is our country. We, like the people that have led our country, they are, in my opinion, they are like quite old. Like the country needs, I'm not saying us like us, I'm saying us as youth. We have to think about our country. We have to think very deeply, very openly, so that we can, some of us can like lead the country in the future. So like, it's our country. That's our responsibility. We have to like think of better ways to do good for our country, to take our country to places that like someone has never imagined. Where do you want to see Bangladesh in future? Okay, so first of all, Bangladesh have already passed more than 50 years in our independentship, but right now I can say we have not achieved our dream, we have not achieved our goal right now. So we can, we want that, we want some freedom, we want our freedom of speech. It's very important for us, but after 50 years we have not reached that point of freedom of speech. And as well as some of constructional development has been done already, that's good, but our lifestyle and many other thing that is already and that is need to be very improved. So we think that any political party will come in power, they will look forward in this. Samran,
A very important question comes to my mind when I think about Bangladesh and its youth. What do you think the current elections, after the current elections, the government comes in? What do you think? What's the biggest challenge for the incoming government? Since last 17 years, that government was very much corrupted. So the condition of our economy is volatile. So the biggest thing they have to face that we have a lot of loan. So that will be that will be the biggest threat for next government. And what do you think? Isn't it a great challenge for the government, and you are going to support in all the circumstances? Thing is, we have very much potential. Majority people of our country is youth. They can do work. But the biggest problem of our country was corruption. We expect upcoming government will be way better than the previous one. So a corruption-free country will be the way to get out of that economical volatile situation. That's a very wise answer. Labib, what do you think? Again, what's your personal opinion when it comes to elections? After a long time, whenever I speak to any Bangladeshi, they are traders, they are journalists, they are students, they are all saying that after a long time we are seeing transparent, free and fair elections. What's your opinion about that? And are you going to support whatever government comes in? Thanks. To be very honest, I am very much excited because last year I got my national ID. So for that reason, Congratulations. for that reason, this is my first vote, and I hope after 24 that happened July uprising, that is our that is our want, that we really want a very transparent and very polite and gentle politicians to in front of media, and for our good. In Bangladesh last 17 years there is so much corruption. For that reason we really want a very transparent and very progressive government. From my side, I will choose someone who is very socially engaged and welfare connected, and we can feel that is very we can feel a happy moment, and it's feel like Eid actually. So we are hoping for good. इंशाल्लाह वी आर होपिंग फॉर द गुड एज वेल. ये सिर्फ एक झलक थी बांग्लादेश की यूथ की, उस रिप्रेजेंटेशन की, उनकी नौजवान नस्ल की क़यादत की, कि जिन्होंने एक बहुत सख्त वक्त में से गुज़र कर अपने आप को अपनी उम्र से बहुत बड़ा कर लिया है. ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मगर आपने इनके ख़यालात सुने. ये मुझसे ज़्यादा उम्मीदें, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मुझसे ज़्यादा ख्वाहिशें अपने मुल्क के लिए रखते हैं, और मुझे ये कहने में आर नहीं है कि इन मासूम दिलों की ख्वाहिशें जो हैं वो हमें पूरी होती नज़र आती भी हैं, क्योंकि अपने मुल्क के लिए ये अपने लिए कुछ नहीं चाहते, ये अपने मुल्क के लिए चाहते हैं अच्छा नाम, ग्लोबल इमेज, रिफॉर्म्स, बेहतरीन इकॉनमी, करप्शन फ्री कॉरिडोर्स, और वो तमाम लोगों से छुटकारा जिन्होंने बैरूनी ताकतों के कहने पर इनके मुल्क में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन की, और वो पैसा इनके हक़ का लेकर कहीं बाहर चले गए. यहाँ से समा स्पेशल से अभी तक के लिए इतना ही. ये याद रखिएगा, समा है इस वक्त बंगले, और मैं हूँ सुमेरा खान अपनी टीम समा के साथ यहाँ पर आपको लम्हा ब लम्हा इलेक्शन से आगाह करते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस. ओवर टू यू. अभी आपको अहम खबर दें, डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में SHO फ़हीम मुमताज़ खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए हैं. इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा अहमद नवाज मुगल से. डेरा इस्माइल खान में यह वाक़या पेश आया है जहां दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में SHO फ़हीम मुमताज़ खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए हैं. अफसोसनाक वाक़या पेश आया है डेरा इस्माइल खान में जहां दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में SHO फ़हीम मुमताज़ खान मरवत समेत 4 अहलकार शहीद हो गए. मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल से. अहमद नवाज, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से. जी बिल्कुल, मशकूक अफराद की इतला थी. ये थाना पलियाना का इलाका है. पुलिस की भारी नफरी जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए निकली है. तो इस मकाम पर जो है जब पहुंचे हैं, पलियाना के इलाका बुड है वहां पर, तो वहां पर जो है नामालूम दहशतगर्दों ने जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी है. फायरिंग के नतीजे में जो है अब तक जो हमें कंफर्म कर रहे हैं पुलिस ज़राए, फ़हीम मुमताज़ मरवत जो है वो मौका पर शहीद हो गया, और उनके साथ जो 3 गनमैन थे वो भी शहीद हैं. इसके अलावा जो है DSP अदनान जो है वो शदीद जख्मी है. उनका ड्राइवर जो है वो भी 4 अहलकार शहीद हो गए हैं. बहुत शुक्रिया अहमद नवाज मुगल.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ دنیا کی بہترین کرکٹ لیگز میں شامل ہو گئی ہے۔ پی ایس ایل کے لیے پہلی بار کھلاڑیوں کی نیلامی کی گئی۔ فرنچائز مالکان نے منصب پسند کرکٹرز کے چناؤ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ راولپنڈی نے فاسٹ بالر نسیم شاہ کو 8 کروڑ 65 لاکھ اور نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کو 8 کروڑ 5 لاکھ میں خرید لیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے آل راؤنڈر فہیم اشرف کو 8 کروڑ 50 لاکھ میں خریدا۔ لاہور قلندر نے فخر زمان کو 7 کروڑ 95 لاکھ اور فاسٹ بالر حارث رؤف کو 7 کروڑ 60 لاکھ میں بولی لگا کر حاصل کر لیا ہے۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے 7 کروڑ 90 لاکھ میں خریدا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے خواجہ نافع کو 6.5 کروڑ اور جنوبی افریقہ کے رائل روسو کو 5 کروڑ 55 لاکھ میں خریدا ہے۔ صاحبزادہ فرحان کو سیالکوٹ سٹیلینز نے 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ کراچی کنگز نے قومی T20 کپتان سلمان علی آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ اور وکٹ کیپر اعظم خان کو 3 کروڑ 25 لاکھ کی بولی لگا کر خرید لیا۔ آسٹریلیا کے میکس برائٹ 1 کروڑ 95 لاکھ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بنے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی کی ملاقات کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ خان اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی کوششوں سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان رواں ہفتے ملاقات طے پائی تھی۔ اس حوالے سے بنیادی چیزیں طے کر کے پی ٹی آئی کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن ذرائع کے مطابق اب وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ وزیر اعظم کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے پاک فوج کے خلاف حال ہی میں جو بیانات دیے گئے ہیں ان کے تناظر میں اب وزیر اعظم کا فوری طور پر اپوزیشن لیڈر سے ملنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ملاقات کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ بہزاد سلیمی۔ اور ابھی آپ کو ایک اچھی خبر دیں، گلگت بلتستان میں بڑی سیاسی پیش رفت۔ پی ٹی آئی ہم خیال گروپ سمیت بڑے سیاسی نام استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے۔ سابق گورنر گلگت بلتستان جلال حسین، سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان، سابق وزراء، ارکان اسمبلی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی آئی پی پی کا مفرل پہن لیا۔ جلال حسین نے کہا مشاورت کے بعد آئی پی پی میں شامل ہوئے، پوری کوشش ہوگی پارٹی صدر عبدالعلیم خان کے اعتماد پر پورا اتریں۔ سابق وزیر اعلیٰ گلبر خان کا بہترین پارٹی کے چناؤ پر خوشی کا اظہار، کہا ہم نے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اچھا کام کیا۔ ٹکا خان ثانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے سیاسی منظرنامے میں بڑی تبدیلی، عام انتخابات سے پہلے بڑے پیمانے پر نئی صف بندی۔ تحریک انصاف کے ہم خیال گروپ کی بڑی تعداد نے استحکام میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ گلگت بلتستان کے سابق گورنر جلال حسین مقپون، سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور سابق وزراء ساتھیوں سمیت اسلام آباد میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی رہائش گاہ پہنچے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے پارٹی مفلر پہنا کر خیر مقدم کیا۔ آج گلگت بلتستان کے ہمارے سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ، 5 پرانے ایکس منسٹرز، 2 اپوزیشن لیڈرز، عمائدین نے جو ہماری پارٹی پہ اعتماد کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو اپنی پارٹی میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جی بی رہنماؤں کا بھی آئی پی پی کی قیادت اور منشور پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ استحکام پارٹی جوائن کی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سب مل کے ایک علاقے کی ترقی کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ الرحمن ہم اس کو پورا کریں گے، اور ہم جو اعتماد ہمیں پریزیڈنٹ صاحب نے کی ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اعتماد پہ پورا اتریں اور اپنے علاقے کے لیے کام کر سکیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ کوئی پاکستان کے ایک بہترین پارٹی کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کو مزید آگے لے جانے کے لیے کام کرنا تھا۔ جس پارٹی کا ہم نے انتخاب کیا، یہ پارٹی انشاءاللہ گلگت بلتستان کے باسیوں سے بھی بڑھ کے ہمارے خان صاحب کام کرے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں جی بی اسمبلی کے سابق قائد حزب اختلاف کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع، سابق وزراء فتح اللہ خان، شمس اللہ حق، حاجی شاہ بیگ اور دلشاد بانو شامل۔ غدر کے خان اکبر خان، گلگت کے مولانا سلطان رئیس اور ہنزا کے ایمان شاہ بھی آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ سینئر پارٹی رہنما اون چودھری، رانا نذیر احمد خان، شعیب صدیقی و دیگر بھی موقع پر موجود تھے۔
गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं की शमूलियत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा IPP शामिल हो रही है। हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए भरपूर काम करेगी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि IPP का मंशूर तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी है। IPP मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़ी होगी। हमारा पहला हदफ ये होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में सारे टैक्स मुआफ किए जाएं। अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना, इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना। हम सब एक टीम की सूरत में आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को क्या जरूरत है कि वो कुछ अरब के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मांगे। गिलगित बल्तिस्तान के पास इतने जराए हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे खुद दे सकती है, बजाय इसके कि वो मांगती रहे। और हम ये पैसे रेज करके दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, और वहीं से करके दिखाएंगे। अरबों डॉलर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे टूरिज्म से वहां से रेज किए जा सकते हैं। वहां पे कितने 5 स्टार होटल बन सकते हैं, कितने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, कितनी वहां से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो वहां पे आ सकती हैं, कितने रोजगार के मौके क्रिएट किए जा सकते हैं। हम अपनी सड़कों को बेहतर करें, हम पूरे पाकिस्तान से जो वहां पे लोग सियाह आते हैं उनसे टोल टैक्स इकट्ठा करें। उससे हम ना सिर्फ ये कि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दे सकते हैं, बल्कि हम वो पैसे जो है उसमें से एक हिस्सा जो है वो अपने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए रख सकते हैं। पूरे का पूरा टैक्स जो कि बाहर के सियाहों पे लगे और वहां के जो लोकल जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो फ्री हो उसके लिए सारा कुछ। अगर आपके पास वसाइल होंगे तो मेरे ख्याल में हमारे पहला हदफ ये होना चाहिए कि वहां पे सारे टैक्स माफ किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मनोरमे में बड़ी तब्दीली आई है। बड़े सियासी खिलाड़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा IPP गुल असगर साहब। शुक्रिया गुल असगर साहब समा को वक्त देने के लिए। गुल असगर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े सियासी नाम IPP का हिस्सा बन गए हैं। इस हवाले से कुछ पसे मंजर नाजरीन से शेयर करें। क्या अवामी सतह पर भी पार्टी मेंबरशिप के लिए कोई मुहिम चलाने का प्लान है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, आज का जो दिन है ये गिलगित बल्तिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हमारी चूँकि मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम साथियों से काफ़ी अरसे से जारी थी और इसके ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जैसे आपने फरमाया, साबका गवर्नर, साबका वज़ीर आला, साबका कायदे इख्तिलाफ और फिर 5 वज़रा ने इस आज पार्टी को ज्वाइन किया। इससे एक बहुत बड़ा जो, अगर आप देखिए वो विजुअल्स अभी आप देख रहे थे, अगर आपने वो चेहरे देखे हों तो बहुत पुरजोश थे वो चेहरे। चाहे उसमें हमारे CM जो साहब का CM गुलबर खान साहब थे या जलाल हुसैन साहब थे या वज़रा थे। बेसिकली उनके जब बातचीत का ये लाया अमल हमारा चल रहा था तो जब उन्होंने अलीम खान साहब का विज़न सुना गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखें, आज जो भी अलीम खान ने जो बात की कि हम गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा खित्ता नहीं बनाना चाहते जो किसी से या पाकिस्तान से की अपनी फेडरल उससे टेरिटरी से लोन ले, हम ये चाहते हैं, या इमदाद ले। हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, चाहे वो टूरिज़म की साइड हो, चाहे वो मिनरल की साइड हो, चाहे वो जिमस्टोन की साइड हो, चाहे वो हाइड्रो पार्क की साइड हो। आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रिच मिनरल्स, इस टाइम आपका प्लेसर गोल्ड आप देख लें तो जिस तरीके से यहाँ पे मिनरल मौजूद है, आपका जिमस्टोन मौजूद है, आपकी जो पेरीडॉट है वहाँ का, आपका रूबी है, वहाँ का एमरल्ड है, वहाँ का टर्मोलिन है, वो वर्ल्ड फेमस जिमस्टोन जो है मल्टी बिलियंस डॉलर इंडस्ट्री। अगेन टूरिज़म जो है इट्स अ मल्टी $billion इंडस्ट्री। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये खित्ता पीछे रह गया है, आप वहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे कॉलेजेस देखें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देखें, तो खान साहब का, अलीम खान साहब का ये विज़न है कि हम इसको उस तरह बेहतर करेंगे जैसे फेडरलाइज हमारे एरिया है और उससे भी हम बेहतर करेंगे और ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला इस पोजीशन पे आएगा कि लोन देगा। दूसरी चीज़ जो आज मेरी जब डिस्कशंस हमारी चल रही थी इस दौरान, तो उनका अलीम खान साहब की क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है। अलीम खान साहब की जो क़यादत है वो हमारी पार्टी नई ज़रूर है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन अलीम खान साहब या उनकी पूरी जो टीम है
वो नई नहीं है सियासत में, वो 25 साल से हम लोग सियासत कर रहे हैं और जो वादा किया है वो पूरा किया है। इन लोगों ने ये भी देखा कि भी जो अलीम खान साहब ने जो भी डिलीवर किया, जो पहली दफ़ा नेशनल हाईवेज के रेवेन्यू 60 बिलियन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रिशिएट किया, 120 बिलियन तक ले गए। तो ये चीज़ें जो है वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उनका जो ट्रस्ट है अलीम खान साहब की क़यादत के ऊपर, और फिर अलीम खान साहब हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान फर्स्ट की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमारे इदारों की, और उस पर भी उनका एतमाद बढ़ा। तो ये वो लोग हैं जो ये भी पुराने नहीं हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में ये लोग सियासत, इनमें तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4 दफ़ा इलेक्शन जीता है, 6-6 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है। तो ये इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ बिल्कुल गुलज़फ़र साहब, बड़े नाम है जो इस वक्त शामिल हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद आपके साथ शामिल हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारा एक पूरा निज़ाम है इस पार्टी का, एक पूरा सिस्टम है। हमारी एक बॉडी होती है जो एक तो रीजन लेवल के या प्रोविंस लेवल के ऊपर होती है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का एक प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके नीचे एक जनरल सेक्रेटरी साहब होंगे, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो ये तो एक सूबे की तंजीम साजी जो है उस पर मुकम्मल होगी। फिर हमारी डिवीज़न लेवल के ऊपर, जैसे 3 डिवीज़न हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो हम 3 डिविजनल प्रेसिडेंट्स जो है वो लगाएंगे। इसी तरीके उसमें जनरल सेक्रेटरी और बाकी बॉडी भी होगी। फिर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो भी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और एक पूरा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा पंजाब में नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है, वेस्ट पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, ओवरऑल पंजाब है, तो इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में। और फिर आपको अभी एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो सेंटर की क़यादत है वो भी इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में जाएगी। हमने अपना एक पूरा आज स्ट्रेटजी जो है, हमारी कोर कमेटी की आज मीटिंग थी, पूरी हमने इस पर स्ट्रेटजी फाइनल की है अलीम खान साहब की क़यादत के अंदर, जिसमें वहाँ के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह मोबिलाइज़ भी होंगे। और इन लोगों के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आज अलीम खान साहब ने की वो ये की कि हम इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ट्रस्ट में, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान से सारे टैक्सेस ख़त्म किए जाएं और टैक्सेस जैसे टूरिज़्म पे बाहर से आने वालों पे लगाएं ताकि वो खित्ता उठ सके। तो जैसे ही ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग उस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, वो पार्टी विन करती है। वी आर होपिंग इंशाल्लाह ताला अपकमिंग गवर्नमेंट जो है वो IPP बनाएगी इंशाल्लाह वहाँ पे। गुलज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर में क्या अहम चीज़ें शामिल हैं? देखें, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हमने इसको 3 पिलर स्ट्रेटजी जो है वो हमारी इकानमी पहले बात कर लेते हैं। हम समझते हैं कि जैसे इकानमी बेहतर करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। तो इसमें जो सरफ़हरिस्त है वो हमारे स्ट्रेटजी में इकानमी है। इकानमी में 3 चीज़ें हमने रखी हैं जिसमें टूरिज़्म है। देखें, अब अगर आप देखें तो दुनिया में टॉप 20 कंट्रीज़ या टॉप 10 की जो हमेशा लिस्ट आती है उसमें ये GB का एरिया जो है ये हमेशा सर फहरिस्त आता है। अनफॉर्चुनेटली 1970 में हमने इसको नॉर्दर्न एरिया डिक्लेयर किया फेडरल साइड से, और फिर 2009 के अंदर GB को जो है वो हमने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत इसको जो है हमने CM और जो गवर्नर का वो किया। हम ये भी चाहते हैं कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होंगे इंशाल्लाह ताला वो हमारी पार्टी देगी। तो उसमें हमारा टूरिज़्म नंबर 1 है, फिर हमारा हाइड्रो पावर है, 30,000 मेगावाट का पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान में हाइड्रो पावर का। फिर आगे आप आ जाएं तो मिनरल है, मिनरल के अंदर आप प्रेशर गोल्ड देख लें, आप जिमस्टोन देख लें, तो इतना बड़ा पोटेंशियल जो है ये किसी खित्ते में, मिनरल में, हाइड्रो पावर में, टूरिज़्म में नहीं है। तो एक तो आज खान साहब ने, अलीम खान साहब ने पूरा अपना वाज़ा लाया, अमल दिया इस टूरिज़्म के ऊपर कि हम इंशाल्लाह ताला टूरिज़्म इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगे और इतना ज़्यादा पैसा जनरेट करेंगे जिससे ये पाकिस्तान फेडरल एरिया को ये लोन देने की पोजीशन के अंदर होगी गिलगित बल्तिस्तान। फिर हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी जो चीज़ें हैं हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इंशाल्लाह ताला जो डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनको इस तरह बेहतरीन पोजीशन में ले आएंगे कि वो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मेयार के होंगे। फिर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं कि हम अपनी एजुकेशन जो है
وہاں پہ ریفارمز لائیں گے. تو ایک پوری ہماری اس ٹیم کے ساتھ سٹنگ ہوئی ہے, بہت ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ انرجیٹک ٹیم ہے جس نے آج ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ علیم خان صاحب کی قیادت میں وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس نے گورنمنٹ اپ کمنگ گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ وہ IPP کی ہوگی. اچھا سر, گلگت بلتستان کے لیے منشور تو سامنے آ گیا, یہ ایک حساس خطہ ہے, یہاں پر اصلاحات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جیسے علیم خان صاحب سے ہمیشہ سے ویژن رہا ہے کہ پاکستان فرسٹ, ہمیشہ ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں. یہ خطہ نو ڈاؤٹ آپ اگر دیکھیں تو 1970 تک اس کی جو ہے ہم کو نادرن ایریا ڈکلیئر کیا, پھر ہم 2009 میں پریزیڈنشل آرڈر سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک CM اور اس کا لیول دیا. تو خان صاحب کا تو ہے کہ اس کو ہم جتنے بھی کنسٹیٹیوشنل رائٹس دے سکے, کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے, وہ پہلے ہیں, اور پھر جب وہ بہتر ہوں گے تو وہ کہاں ہیں, وہ پاکستان کے اندر ہے, تو پاکستان بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات آج خان صاحب نے کی, وہ ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پورا ایک لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیں اس میں سے آپ دیکھیں CPEC جو ایک گیم چینجر ہے پروجیکٹ اس ٹائم پاکستان کا, وہ اس خطے سے گزرتا ہے. تو وہاں پہ ایسی گورنمنٹ جو پاکستان سے محبت کرنے والی گورنمنٹ ہو, ایسی گورنمنٹ جس کا فیڈرل میں بھی جو فٹ پرنٹ ہو, وہ آنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو IPP ہے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہاں پہ چند ہفتوں بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ دیکھیں گے کہ پوری شد و مات کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ سربراہ IPP عبدالعلیم خان نے روزگار کی فراہمی کو منشور کا اہم حصہ قرار دیا ہے. نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, علیم خان صاحب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے یہ آپ کی امپلائمنٹ جنریشن کا. تھاؤزنڈز آف امپلائی ان کی آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کریں, اور خان صاحب کو پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا جو ریفارمز وہ اپنی منسٹری کے اندر لے آئیں. ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. وہ خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں ویلتھ کریشن کی, خان صاحب ہمیشہ کرتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن کی, خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں یوتھ کی, کہ جب تک ہم پاکستان, خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کی یوتھ 60-65% یوتھ ہے, اگر ہم ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خطہ تبدیل ہو جائے گا, پاکستان تبدیل ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ خان صاحب کا نمبر 1 ایجنڈا جو GB کے بارے میں امپلائمنٹ جنریشن کا ہے وہ ٹورزم کا. آج جیسے خان صاحب نے اپنی ویلکم نوٹ میں بھی کہا کہ یار GB جو ہے وہ وہاں پہ کتنے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ابھی دیکھیں اس طرح کا خطہ یہ تو سوئٹزرلینڈ سے بھی بہت خوبصورت ہے. آج خان صاحب نے کہا نا کہ ہم اس کو سوئٹزرلینڈ بنائیں گے. اگر آپ GB کو ڈیٹیل وزٹ کریں تو سوئٹزرلینڈ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو سوئٹزرلینڈ دیکھیں ہر 10ویں کلومیٹر کے اوپر ایک 5 اسٹار آپ کو ملے گا, لیکن GB میں 5 اسٹار نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی وہاں پہ امپلائمنٹ آئے گی, جب وہ آپریشنل ہوں گے وہاں پہ امپلائمنٹ آئے گی, پھر وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹورزم انسٹیٹیوٹ ہم پھر جیسے ہم نے بتایا کہ جم اینڈ جیولری کٹنگ اینڈ پالشنگ سینٹرز ہم بنائیں گے, کیونکہ یہ دنیا کا بیسٹ جو ہے روبی, ایمرلڈ اور ٹرمولین ملٹی بلین $, یہ انڈسٹری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہے کہ GB میں ہم ایک جم اینڈ جیولری سٹی بھی بنائیں یا جم اینڈ جیولری سینٹر بنائیں جس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں اور یہ ملٹی بلین $, کی انڈسٹری فلورش کرے GB کے اندر. یہ بھی ہمارے منشور میں شامل ہے. پھر جو گرین انرجی ہے, دیکھیں ہمارے پاکستان کا حال دیکھیں, لاہور کا جو انوائرمنٹ انڈیکس چلا گیا یا ایئر انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہائیڈرو کاربن سے بجلی بنا رہے ہیں, ہم انڈسٹری میں ہائیڈرو کاربن یوز کر رہے ہیں. تو GB جو ہے وہ پاکستان کو فیڈ کر سکتا ہے. جب وہاں پہ اس طرح کی گورنمنٹ آئے گی تو وہاں کے اوپر ہائیڈرو پارک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی, جس سے گرین انرجی جو ہے سسٹم کے اندر ان ہوگی, اور جب گرین انرجی سسٹم کے اندر ہوگی تو ہائیڈرو کاربن کنزمپشن کم ہوگی, اور گرین انشاءاللہ تعالیٰ انرجی کو سسٹم کے اندر لانے کے لیے ترجیح دی جائے گی. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما گل ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ, آپ نے سما کو وقت دیا.